students. Welcome to Modern Physics course, lecture number 17. In this lecture, we will discuss some of the tests of general relativity. So आइए आज की लेक्चर की तरफ जाते हैं। जिस तरह कि हमने पहले डिस्कस किया कि आज के लेक्चर में हम जनरल रिलेटिविटी के कुछ टेस्ट के बारे में वो बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले बेंडिंग ऑफ लाइट से। So during a solar eclipse of the suns by the moons, most of the sunlight blocks on the earth, which afforded the opportunity to view starlight passing close to the suns in 1919. The starlight was banned as it passes near the suns, which causes the star to appear at its place. अच्छा, जो बेंडिंग अप्लाइड की सिचुएशंस है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 1919 की एक सोलर एक्लिप्स है। ठीक है, जो मून की वजह से हुआ है। तो इस इवेंट से हम जो बेंडिंग अप्लाइड है उसकी थोड़ी बहुत वो एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रहे हैं। इन द सेम सिचुएशन दैट इज बीन शोन हियर इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर, यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 1919 की एक सोलर एक्लिप्स है जिसमें जो सनलाइट है इसको टोटली ब्लॉक करती है मून्स को। मून्स जो है सनलाइट को टोटली ब्लॉक करती है। ठीक है, और मतलब ज़मीन तक जो है वो रोशनी वो बिल्कुल वो स्टॉप हो जाती है। और ये 1919 की ये जो एक्लिप्स है दैट इज़ फ्रॉम 1990s। अब यहाँ पर इस एक्लिप्स के दौरान एक अपॉर्चुनिटी ये पैदा हुई कि जो साइंटिस्ट थे उनको ये मौका मिल गया कि वो जो स्टार लाइट है उसको ऑब्जर्व करें। तो जो डिस्टेंट स्टार लाइट है साइंटिस्ट ने जब उनको व्यू किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि या उन्होंने जो देखा कि जो स्टार लाइट है वो जब ज़मीन तक आती है तो सूरज के साथ मतलब सूरज के आगे से जब ये गुजर जाती है तो ये क्या है, ये इसमें बेंडिंग आ जाती है। ठीक है, मतलब जब ये सूरज के करीब से लाइट वो गुजर जाती है और ज़मीन तक आती है तो वो अपना जो रास्ता है वो बेंड कर देती है। तो इसकी वजह से जो स्टार की जो असल पोजीशन है उसमें थोड़ा सा चेंज दिखता है। मतलब स्टार की जो पोजीशंस है मतलब वो अपने रियल पोजीशंस पे नहीं दिखता, वो उसकी एक और अपेरेंट पोजीशन आ जाती है। मतलब उस बेंड की वजह से जिस तरह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है बिल्कुल उसी तरह की एक सिचुएशंस पैदा हो जाती है कि जो स्टार है वो अपनी असल जगह पर हमें नहीं नज़र आता, उसकी नई लोकेशन उस बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से वो हमें एक दूसरी पोजीशन पे नज़र आता है जिसको हम अपेरेंट पोजीशन कहते हैं। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, सो आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेडिक्टेड अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1.75 सेकेंड ऑफ द आर्क। अब यहाँ पर जो आर्क बन रहा है, आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें ये जो आर्क है उसकी जो प्रेडिक्शंस की थी कि इट विल हैव अ डिफ्लेक्शंस ऑफ 1.75 सेकेंड। ठीक है, कि यहाँ पर ये जो डिफ्लेक्शन होगी आइंस्टाइन ने इसको कहा कि ये जो आर्क है इसकी जो डिफ्लेक्शन है दैट विल बी इक्वल टू 1.75 सेकेंड। ठीक है, एंड द टू मेजरमेंट फाउंड 1.98 प्लस माइनस 0.1 second, 0.16 second, and 1.61 plus minus 0.40 सेकेंड। ठीक है, मतलब आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो प्रोडक्शन थी वो ये थी। और जब दो मेजरमेंट किए गए उसी मेजरमेंट के मुताबिक हमारे पास जो वैल्यू आए वो दो वैल्यू जो है वो ये थी। मतलब एक उससे आगे थी और दूसरे उससे जो आइंस्टाइन की प्रेडिक्टेड वैल्यू थी उससे पीछे थी। ठीक है, सो सिंस द eclipse of 1919 many experiment using both the starlight and the radio waves from the quasar have confirmed the Einstein predictions about the bending of light with increasingly good accuracy। ठीक है, अब ये जो इवेंट हुआ 1919 का जो सूरज ग्रहण का जो इवेंट था उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट में न सिर्फ ये कि स्टार लाइट यूज़ हुई बल्कि उसमें रेडियो वेव्स जो है वो भी इस्तेमाल हुई। जो मुख्तलिफ कोसार्स है उनसे जो रेडियो वेव्स है वो भी इस्तेमाल हुए। और मकसद जो था वो ये था कि आइंस्टाइन की जो प्रेडिक्शन थी अबाउट द बेंडिंग ऑफ लाइट
उसको मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वो जांचा गया। ठीक है। सो मतलब इसी से आइंस्टाइन की जो बेंडिंग अप्लाइड की जो पेशगोई थी, मतलब उससे जो एक्सपेरिमेंट हुए, उससे उसकी कंफर्मेशन मतलब हो गई कि लाइट जो है वो जो हैवी ऑब्जेक्ट के करीब से गुजर रही है, तो वो अपना जो रास्ता है वो थोड़ा सा बेंड कर देता है। इट इक्वायर एन आर्क लाइक शेप, को एक आर्क लाइक शेप वो इक्वायर कर देती है। ठीक है। ग्रेविटेशन लेंसिंग, अब ग्रेविटेशन लेंसिंग क्या है कि व्हेन अ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक द quasar passes by an air galaxy on its way to us on earth, the light can be bent multiple times as it passes and different direction around the galaxy। ठीक है। और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं ग्रेविटेशन लेंसिंग। ठीक है। कि मतलब हम कहते हैं कि जब लाइट एक दूर मतलब एक क्वासार से मतलब गुजरती है। ठीक है। वो एक कुसार से पास होके एक नियर बाय गैलेक्सी मतलब एक नियर बाय गैलेक्सी से होते हुए ज़मीन तक पहुंचती है। सो यही जो लाइट है ये सेवरल टाइम जो है वो बैंड होती रहती है। मतलब ज़मीन तक आते आते ये सेवरल टाइम जो है वो बैंड होती है और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मतलब मुख्तलिफ डायरेक्शंस में गुजरने के बाद ये ज़मीन तक पहुंचती है। ठीक है। मतलब ऐसी फिनोमेनास को हम कहते हैं ग्रेविटेशन लेंसिंग्स। लेट मी रिपीट इट अगेन, कि हम कहते हैं कि व्हेन लाइट, कि जब हमारे पास लाइट है वो एक दूर किसी ऑब्जेक्ट से मिसाल के तौर पर एक क्वासार से पास होते हुए एक गैलेक्सी के करीब से गुजर कर जब ज़मीन तक आती है, तो रास्ते में यही लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा मुख्तलिफ चीज़ों से या मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुख्तलिफ गैलेक्सी से मतलब ये टकरा के अपना रास्ता वो चेंज करती रहती है। और ये रास्ता चेंज करते करते ये ज़मीन तक ये पहुंच जाती है। तो ऐसी फिनोमेना को मतलब लाइट, जिसमें लाइट मुख्तलिफ चीज़ों से मतलब एक जगह से लाइट की ओरिजिन होती है और फिर ज़मीन तक आते आते मुख्तलिफ गैलेक्सीज और गैलेक्सी से टकराने के बाद अब डायरेक्शन अब रेगुलर चेंज करते करते ज़मीन तक आती है। तो ऐसे फिनोमेनास को हम ग्रेविटेशन लेंसेज कहते हैं। ठीक है। कि जिसमें लाइट कंटिन्यूसली बेंड करते करते ज़मीन तक वो पहुंच जाती है। लेकिन बी रिमेंबर द बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस। ठीक है। कि वो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो क्या है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल मतलब अट्रैक्शन की वजह से है। सो द एक्ट इज़ लाइक दैट ऑफ ए लेंस। ये मतलब जो सिचुएशन है ये बिल्कुल मतलब हम जब लेंसेज यूज़ करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर ताकि लाइट को फोकस करे या लाइट को डिफ्लेक्ट करे, तो इसी वजह से लाइट को बेंड करें। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस फिनोमेना एज ग्रेविटेशन लेंसेज। ठीक है। एक और फिनोमेना हमारे पास है दैट वी कॉल ग्रेविटेशनल रेड शेप। ठीक है। So the second test of the general relativity is the predicted frequency change of light near the massive object। ठीक है। मतलब जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का दूसरा टेस्ट था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो उसकी प्रेडिक्टेड फ्रीक्वेंसी चेंज थी कि लाइट जो है वो एक मैसिव ऑब्जेक्ट के करीब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या थे, उसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। ठीक है। कि लाइट जब भी एक मैसिव ऑब्जेक्ट के करीब से गुजरती है तो उसके जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी में वो चेंज आता है। ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वी इमेजिन a light pulse being emitted from the surface of the earth to travel vertically upward। ठीक है। इसके लिए एक सिचुएशंस को हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक लाइट पल्स है। ठीक है। और वो सतह ज़मीन से एमिट होके वर्टिकली अपवर्ड वो जा रही है। ठीक है। मतलब हम यहाँ पर ज़मीन पर एक लाइट पल्स को मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि वो सतह ज़मीन से वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। सो द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ कैन नॉट स्लो डाउन द लाइट। ठीक है। अब ये एक बात हमारे पास मतलब साबित है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशन अट्रैक्शंस है वो लाइट की स्पीड को स्लो डाउन नहीं कर रही, बट इट कैन डू वर्क ऑन द लाइट पल्स टू लोअर इट्स एनर्जी।
लेकिन ये लाइट पे जो है लाइट पल्स जो है उस पे वर्क कर रही है, और इस वर्क की वजह से वो उसकी जो एनर्जी है उसको कम कर रही है। ठीक है। और ये जो सिचुएशन है, दिस इज सिमिलर टू अ रॉक बीइंग थ्रोन स्ट्रेट अप। ठीक है। और ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल ऐसी है कि हमारे पास एक रॉक है, एक पत्थर है। ठीक है। और उसको हम ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है। सो एट इज गोज अप, कि जैसे जैसे ये राग ऊपर जाती है, इसकी जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होती रहती है। सो ए सिमिलर थिंग हैपन टू लाइट पल्स। सो बिल्कुल यही जो सिचुएशंस है ये हमारे पास एक लाइट पल्स की है। मतलब मैं थोड़ा सा उसको दोबारा दोहरा रहा हूँ, कि लाइट हम कहते हैं कि ग्रेविटेशंस, हाँ, मतलब जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसके हमारे पास एक टेस्ट ये भी है कि जब लाइट जो है मैसिव ऑब्जेक्ट के करीब से गुजरती है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसमें चेंज आती है। और इसी चेंज को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक लाइट पल्स है और वो ज़मीन से ऊपर की तरफ वो लाइट पल्स जा रही है। अब जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शंस है वो हमें पता है कि वो लाइट की स्पीड को इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन इसके एनर्जी पे लेकिन मतलब वो क्या करती है, इसके एनर्जी पे वर्क करती है, और इसकी एनर्जी में मतलब ये चेंज ला सकती है। और हम कहते हैं कि इसकी मिसाल ऐसी है कि हमारे पास एक राख हो, मतलब एक चट्टान हो, और उस चट्टान को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है। सो जो ही ये मतलब ऊपर जाती है, जैसे जैसे ये ऊपर जाती है, इसकी जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है उसमें इंक्रीज आता रहता है, और उसके साथ साथ इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जाती है। ठीक है। और हम कहते हैं कि यही सिचुएशन बिल्कुल लाइट पल्स के साथ भी है। ठीक है। So a light pulse energy depend on its frequency through Planck constant relation is equal to h nu। प्लांक कांस्टेंट की जो रिलेशन है इज इक्वल टू एच न्यू, इसके मुताबिक जो लाइट पल्स है, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या करते, उसकी एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे। आई मीन इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि जो लाइट पल्स है एच हमारे पास कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट इसकी अपेक्स वैल्यू है, एक जो वेरिएबल है दैट इज फ्रिक्वेंसी। सो लाइट जो पल्स है जिसकी जो एनर्जी है दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी। So as the light pulse travel up vertically, it loses kinetic energy and its frequency decreases। ठीक है। कि लाइट पल्स को हम कहते हैं कि जो ही जितने ये ऊपर जाती है ये क्या करती है कि ये काइनेटिक एनर्जी लूज करती है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसमें डिक्रीज आता रहता है। ठीक है। और वो फ्रीक्वेंसी कैसे है, आप ये लोग इमेजिन करोगे कि मतलब ऊपर जा रही है तो वर्टिकल जो वेलोसिटी है v उसमें चेंज आ रहा है। सो व्हाट इज द लेंथ विद दैट, सो उसका इसके साथ वो लिंक है। हम कहते हैं दोनों जो वेलोसिटीज है दे आर डायरेक्टली, मतलब जो फ्रिक्वेंसी है और वेलोसिटी है दे आर प्रोपोर्शंस टू ईच अदर। ठीक है। वो एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शंस है। मतलब वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है सो एज द फ्रिक्वेंसी इज वेल। ठीक है। सो इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेस। ठीक है। और इसी के साथ हम कहते हैं कि जो वेवलेंथ है इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द फ्रिक्वेंसी। ठीक है। हमारे पास रिलेशन जो है जो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का है दैट इज c इज इक्वल टू न्यू लेमडा। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है उसका इनवर्स रिलेशन है। अब हम कहते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी वो क्या करे, डिक्रीज कर रही है, सो इट वुड ऑटोमेटिकली मीन कि वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है। सो द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट्स आर शिफ्टेड टुवर्ड द रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है। सो अब जो हमारे पास जो विजिबल लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या करेगी, वो शिफ्ट करेगी। वेवलेंथ हम कह रहे हैं इंक्रीज करेगी, और ये विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है ये क्या करेगी, इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये विजिबल जो स्पेक्ट्रम है उसकी जो रेड मतलब है रेड एंड है उसकी तरफ ये शिफ्ट करेगी। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट रेड शिफ्ट, और वी कॉल दैट ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट। ठीक है। हम इसको ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमेना है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट। के इसमें हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो विजिबल से शिफ्ट होके मतलब रेड की तरफ वो जाती है। ठीक है। मतलब एक शिफ्टिंग हो रही है फ्रिक्वेंसी की।
ठीक है। और इस शिफ्टिंग चूंकि ये हो रहा है ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, सो वी कॉल दैट ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट, हम इसको ग्रेविटेशन रेड शिफ्ट कहते हैं। अब ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट कुछ यूँ है कि हमारे पास क्या है, एक टॉल टावर है, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक टॉल टावर पे कंडक्ट किया गया, ठीक है, टू measure द ब्लू शेप चेंज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट फॉल्स सेंड डाउन द टावर। कि जो मकसद था एक्सपेरिमेंट का वो ये था कि उससे हम एक फल्स को वो क्या कर रहे थे, उसकी ब्लू शिफ्ट में जो चेंज आ रहा था, ब्लू शिफ्ट चेंज एंड फ्रीक्वेंसी अप्लाइज फर्स्ट सेंड डाउन द टावर, ठीक है। एक लाइट फल्स को टावर से नीचे की तरफ मतलब जो जा रही थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी में जो शिफ्ट था, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, उसको मतलब उसको मेजर करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट की गई। सो द एनर्जी गेन व्हेन ट्रैवलिंग डाउनवर्ड एट डिस्टिंक्ट एच इज mgh, ठीक है। डाउनवर्ड ट्रैवलिंग के दौरान मतलब जो एनर्जी गेन है, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस h इज गिवन बाय mgh, ठीक है। सो एफ इज द अगर हमारे पास एफ इज द एनर्जी फ्रीक्वेंसी अप्लाइड एट द टॉप एंड एफ प्राइम इज द फ्रीक्वेंसी एट द बॉटम, so then energy conservation gives hf is equal to hf prime plus mgh, ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक फिर ये हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी है, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा हम दोहरा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कुछ यूँ है कि एक टॉल बिल्डिंग है, एक टॉल टावर है, ठीक है। और उसके टॉप से हम नीचे की तरफ क्या करते हैं, एक लाइट फल्स को शाइन करते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ। और उससे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो ब्लू शिफ्ट है मतलब उसकी जो फ्रिक्वेंसी चेंज है उसको हम मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। सो जब लाइट नीचे की तरफ आती है तो वो एक डिस्टेंस h वो कवर करती है। तो इस दौरान हम कहते हैं कि मतलब उसकी जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाय mgh, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी जो है जो लाइट फल्स है उसकी फ्रिक्वेंसी टॉप पे f है, ठीक है, और एफ प्राइम जो है उसकी फ्रिक्वेंसी है बॉटम पे, सो देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो टोटल एनर्जी है हमारे पास दैट इज इक्वल टू एच एफ विच इज इक्वल टू एच प्राइम एफ प्राइम प्लस एम जी एच, ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, ठीक है। और इसी रिलेशन के मुताबिक हमारे पास जो इफेक्टिव मास ऑफ द लाइट है, इफेक्टिव मास ऑफ द लाइट इज m विच इज गिवन बाय e ओवर c स्क्वायर which is equal to hf divided by c square. So this yield the ratio of frequency shift to the frequency, ठीक है, that is equal to delta f over f, ठीक है, delta f over f that is equal to uh, gh, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, ये फ्रिक्वेंसी शेप टू फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और इन जर्नल इसी रिलेशंस को हम लिख सकते हैं, ये वाली जो रिलेशन है वी कैन राइट इट डेल्टा एफ ओवर एफ, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर सी स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू। मतलब ये हमारे पास क्या है, रेशो ऑफ फ्रिक्वेंसी शेप टू फ्रिक्वेंसी। So using gamma rays, the frequency ratio was observed to be equal to almost 10 raised to power minus 15, ठीक है। अब ये तो हम कहते हैं लाइट के लिए, अगर हम गेमा रेस को यूटिलाइज करें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, सो जो रेशो हमारे पास है फ्रिक्वेंसी शिफ्ट टू फ्रिक्वेंसी दैट वुड अप्रॉक्सीमेटली बी इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 15, मतलब ये इसके बराबर होगी। एक और कंसेप्ट हमारे पास था ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशंस, ठीक है। अब ग्रेविटेशन टाइम डायलेशंस के लिए एक बहुत ही एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट वो कंडक्ट किया गया, ठीक है, कि जिसमें मतलब क्या किया गया कि जिसमें फ्रिक्वेंसी जो है वो दो चीज़ों की वो कंपेयर की गई, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट कंपेयरिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन atomic clock plan on a
and Scout D rocket to an altitude of 10,000 kilometer with a frequency of similar clock on the ground. ठीक है कि दो क्लॉक की जो है वो क्या थी, दो क्लॉक की जो फ्रिक्वेंसीज थी वो मेजर की गई। एक जो था एक जो क्लॉक था वो क्लॉक दैट्स बीन फ्लोन ऑन स्काउट डी रॉकेट। ठीक है, और दूसरी जो थी वो रॉकेट कितनी ऊंचाई तक थी, वो रॉकेट जो ऊंचाई थी वो थी 10,000 किलोमीटर्स। ठीक है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो बिल्कुल सिमिलर थी विद क्लॉक ऑन द ग्राउंड, कि दो क्लॉक हमारे पास थे और दोनों क्लॉक की सिमिलर फ्रिक्वेंसी थी। एक क्लॉक ज़मीन पे था और दूसरा क्लॉक स्काउट डी रॉकेट पे था, जिसकी हाइट जो थी वो 10,000 किलोमीटर्स 10,000 किलोमीटर के ऊंचाई पे था। So the measurement agreed with Einstein general relativity to within 0.02%। ठीक है, अब ये जो मेजरमेंट की गई टाइम की जो मेजरमेंट की गई ज़मीन पे और 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, ठीक है, एक रॉकेट में। सो वो मेजरमेंट आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उससे 0.02% वो एग्रीमेंट में था। ठीक है, सो सिंस द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लॉक डिक्रीजेस नियर द अर्थ। ठीक है, अब ये हमें पता है कि जो फ्रिक्वेंसी है क्लॉक की वो अर्थ के करीब वो क्या करती है, अर्थ के करीब वो डिक्रीज करती है। सो ए क्लॉक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड रन मोर स्लोली अकॉर्डिंग टू द जर्नल अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। सो जो ग्रेविटेशन टाइम डायलेशन है उसके मुताबिक जो एक घड़ी है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता या आहिस्ता वो रन करती है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास सिचुएशंस है कि हमें पता है कि जो फ्रिक्वेंसी है क्लॉक की वो क्या करती है, वो अर्थ के नज़दीक वो डिक्रीज उसमें आती है। ठीक है, वो डिक्रीज करती है। सो अगर एक घड़ी है और हम कहते हैं तो अगर यही सिचुएशन है तो उसमें हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक घड़ी है तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन टाइम डायलेशंस वो ग्रेविटेशन फील्ड्स में वो स्लोली रन करेगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो घड़ी क्या है, वो घड़ी वो स्लोली रन करेगी। ठीक है, आ, एक और टेस्ट है हमारे पास पेरिहेलियन शेप्ड ऑफ मरकरी। ठीक है, so what is mean by perihelion shaped of mercury? So just like you can see it here, the situation here in this particular diagram or this particular picture। ठीक है, यहाँ पर सिचुएशन इस फिगर में भी आप लोगों को दिख रही है कि व्हाट्स मीन हियर वी हैव द सन। ठीक है, एंड हियर इज द मर्करी। ठीक है, दिस इज द पाथ वन एंड दिस इज द पार्ट टू, ये दो हमारे पास पाथ है एंड दिस इज बीन द प्रेसिजन्स पेरिहेलियन। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स आर एलिप्सिस। ठीक है, आई मीन दिस इज द वेल नोन फैक्ट कि जो ऑर्बिट्स है प्लैनेट्स की वो एलिप्सिस है। ठीक है, एंड द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द सन इज प्लैनेटरी ऑर्बिट and the point closest to the sun and a planetary orbit is called the perihelions। ठीक है, कि हम कहते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट जो हम कहते हैं कि वो एक प्लेनेटरी ऑर्बिट में सन के बहुत ज़्यादा करीब हो तो उसी पॉइंट को हम कहते हैं पेरिहेलियन। यहाँ पर मतलब ये हमारे पास है दो पॉइंट्स है, पेरिहेलियन पॉइंट वन एंड पेरिहेलियन पॉइंट टू, दो पॉइंट है हमारे पास। So it's been known for hundred of years that Mercury orbit precesses about the sun's। ठीक है, so accounting for the perturbations of the other planets left 43 seconds of the arc per century that was previously unexplained by classical physics। तो ये हमारे पास situations हैं कि हम कहते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के लिए ये बात मतलब वो क्या है, ये वाज़ेह है कि मतलब जो मरकरी का जो ऑर्बिट है मरकरी का जो ऑर्बिट है वो क्या करती है, वो थोड़ा सा जो अपने जो ओरिजिनल मतलब पाथ है उसको थोड़ा सा जो ऑर्बिटल पाथ है उसका वो थोड़ा थोड़ा सा वो क्या करती है, वो उसको चेंज करती रहती है। ठीक है, और ये कितना चेंज होती है, मतलब इसमें जो चेंज आती है दैट इज़
परटर्बेशन ऑफ अदर प्लान, मतलब इससे जो मतलब परटर्बेशंस है बाकी प्लैनेट्स के लिए, दैट इज इक्वल टू मतलब वो क्या करती है, आई मीन दैट इज इक्वल टू 43 सेकेंड ऑफ द आर्क पर सेंचुरी। ठीक है, मतलब वो बराबर है कितने का, 43 सेकेंड ऑफ आर्क पर सेंचुरी, मतलब वो बराबर है। ठीक है, और ये जो फैक्ट था दैट वाज बीन अनएक्सप्लेन बाय द क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स से ये जो फिनोमेना था ये अनएक्सप्लेन था। सो द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम एक्सप्लेन बाय जनरल थ्योरी by general relativity accounted for the 43 second of arc shift in the orbit of Mercury। ठीक है, कि यहाँ पर जो हम स्पेस टाइम का जो कर्वेचर है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ठीक है, उसी से मतलब जो मरकरी की जो आर्क शिफ्ट है 43 सेकेंड्स, मतलब वो मरकरी ऑर्बिट के अंदर उसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, कि 43 सेकेंड का जो आर्क शिफ्ट आ रहा है इन द मरकरी ऑर्बिट, उसको जो ग्रेविटेशंस जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो स्पेस टाइम कर्वेचर का कंसेप्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए मतलब ये जो मतलब था पेरिहेलियन शिफ्ट ऑफ मरकरी, दैट वाज बीन एक्यूरेटली स्टडीज। ठीक है, उसको एक्यूरेटली वो स्टडी किया गया। ठीक है, अच्छा, then light retardations, what is mean by light retardations? So as light passes by a massive object, the path taken by the light is longer because of the space time curvature। ठीक है, अब लाइट रिटार्डेशन से क्या मुराद है, लाइट रिटार्डेशन से मुराद ये है कि लाइट जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट के करीब से गुजरती है, ठीक है, सो ये जब स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से ये क्या करती है, ये ज़्यादा टाइम लेती है। ठीक है, मैसिव ऑब्जेक्ट के करीब से जब हम कहते हैं कि लाइट गुजरती है, सो द पाथ टेकन बाय द लाइट इज लॉन्गर। ठीक है, तो पाथ जो पाथ वो रिक्वायर करती है लाइट, वो पाथ लंबी होती है। ठीक है, और इसी की वजह से वो लाइट जो है ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लेता है, और इसकी जो वजह है वो है स्पेस टाइम कर्वेचर है। ठीक है, स्पेस टाइम कर्वेचर है, मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखते हैं कि वी हैव एन एग्जांपल कि वी सेंड द लाइट यार वी सेंड रेडार सिग्नल्स फ्रॉम द अर्थ टू द वीनस। ठीक है, सो जब ये बिल्कुल यहाँ पर आप सिचुएशन को देख सकते हैं कि रेडियो सिग्नल्स है। ठीक है, हम अर्थ से या किसी सैटेलाइट को भेजते हैं या इधर अर्थ से वीनस की तरफ भेजते हैं, तो जब ये सन के करीब से गुजरते हैं तो स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से ये जो लाइट सिग्नल है वो क्या, ये थोड़े से बैंड हो जाते हैं। ठीक है, सो मतलब ये क्या हो जाता है, जिस तरह हम कहते हैं वो जो रास्ता है उनका वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर जब रास्ता लंबा हो जाता है तो थोड़ा बहुत ये जो टाइम है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब यहाँ तक पहुँचने में, बनिस्बत उसके कि हम कहते हैं कि रास्ता बिल्कुल सीधा होता। ठीक है, सो स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से हम कहते हैं कि अब ये जो लाइट सिग्नल्स है या रेडियो सिग्नल है दैट विल टेक अ बिट लॉन्गर देन द यूजुअल्स, आई मीन if we were have a straight line signals, or if we have the signals therefore in a straight line। ठीक है, कि मतलब उसके मुकाबले में अगर हमारे पास सिग्नल होते और वो सिग्नल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होते। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि लाइट जब मैसिव ऑब्जेक्ट के करीब से गुजरती है तो उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्पेस टाइम कर्वेचर। ठीक है, अब जो लॉन्गर पाथ है इट काजेज, जिस तरह हमने बात की थी, काजेज ए डिले, काजेज ए टाइम डिले फॉर ए लाइट फॉल्स ट्रेवलिंग क्लोज टू द सन। ठीक है, अब इसी वजह से हम कहते हैं कि पाथ उसका लंबा हो जाता है। सो मतलब स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से हम कहते हैं कि अब उसमें डिले भी आता है। ठीक है, और इसके जो मेजर मेजर जो डिले की वजह है दैट इज दिस स्पेस टाइम कर्वेचर। ठीक है, सो द दिस इफेक्ट वाज मेजर बाय सेइंग, इसी इफेक्ट को मेजर करने के लिए अगेन एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और इसी एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि radar, दिस इफेक्ट वाज मेजर्ड बाय सेंडिंग अ radar वेव टू वीनस। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं
कि इसी इफेक्ट को मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें अर्थ से रेडार सिग्नल को वीनस तक भेजे गए। ठीक है, और वहाँ से हम कहते हैं कि वीनस से यही सिग्नल रिफ्लेक्ट होके दोबारा अर्थ की तरफ वापस आए। ठीक है, so the position of the Venus had to be an a superior conjunctions positions on the other side of the suns from the earth. ठीक है, so the signal passes near the sun and experience a time delay of about 200 microsecond. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो सिग्नल है वो सन के करीब से पास कर रहे थे, क्योंकि हमने उधर वीनस तक लेके जाना था। तो यहाँ पर जो टाइम डिले उसको एक्सपेरिमेंटली नोट किया गया था, दैट वाज इक्वल टू 200 माइक्रोसेकंड। 200 माइक्रोसेकंड का जो टाइम डिले है उसको नोट किया गया, एंड दिस वाज एन एक्सेलेंट एग्रीमेंट विद द जनरल रिलेटिविटी। और ये जो कैलकुलेशन थे ये बिल्कुल मतलब जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो प्रोडक्शन थी, आई मीन इट वाज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दैट, और इट वाज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स of that calculation. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. I'll see you next lecture very soon. Till then, bye bye.